सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। इस सनातन धर्म यात्रा के 19 पड़ाव पूरे हो चुके हैं और 20वें पड़ाव में हम माँ त्रिपुर सुंदरी के पावन पवित्र क्षेत्र बांसवाड़ा में, और आज सौभाग्य से बांसवाड़ा के सबसे दिव्य और भव्य विद्यालय में आज कार्यक्रम करने का अवसर मिला, न्यू लुक पब्लिक स्कूल में। आप इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री प्रदीप कोठारी जी, जिनके द्वारा अपने पूज्य गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज का दिव्य और कलात्मक मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मंदिर में पूज्य श्री विराजमान हैं और भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के साथ हमें भी आज यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज लगभग 500 बालिकाओं के महाराज श्री ने अपने दिव्य प्रवचन से लाभान्वित किया और सभी बच्चियों को निःशुल्क गीता प्रदान की। प्रदीप जी कोठारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 40 वर्ष पूर्व आपने यहाँ पर पहले सीबीएसई विद्यालय की स्थापना की। हजारों बच्चे आज भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हजारों बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके देश में विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं और युवाओं को तराशने का एक सुंदर कार्य प्रदीप जी कोठारी के द्वारा किया जा रहा है। जिस विद्यालय में आज भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का बहुत सुंदर दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज के इस बहुत ही अल्प समय कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे पास में भाई धर्मेंद्र भाई आए थे कल हमारे पास में, और उन्होंने कहा कि महाराज साहब पधारे हुए हैं यहाँ पे पूज्य श्री संतोष भाई जी महाराज साहब, और उनके महाराज के बारे में जब मैंने चर्चा की और जानकारी प्राप्त की तो मुझे लगा कि ये अत्यंत आवश्यक है कि भले 10 जनों में ज्ञान प्राप्त हो चाहे 10,000 लोगों में प्राप्त हो, ज्ञान तो ज्ञान की गंगा ही है और उसका प्रभाव आपके मुख से यहाँ पर हमारे छात्राओं को मिलेगा तो हम भी इसके बहुत बहुत आपके कृतज्ञ रहेंगे। और मैं आपसे चाहता हूं कि आज एक छोटे कार्यक्रम में आप हमारे साथ में शिरकत कर रहे हैं। आने वाले समय में जब कभी भी आपको समय होगा बांसवाड़ा के प्रवास के दौरान तो हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैं पुनः आपका बहुत बहुत भाई श्री संतोष जी महाराज साहब का, श्री शिवजी तिवारी साहब, अशोक जी शर्मा साहब और धर्मेंद्र जी नानावटी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं न्यू लुक परिसर में, न्यू लुक संस्थान की ओर से, और चाहता हूं कि आप अपने मुख्य वचन से इन छात्राओं को ज्ञानवर्जित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा वॉल्यूम करिए ना, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम। बोलिए भारत माता की।
आज आपने भी करवा चौथ किया है क्या? है तो थोड़ा जोर लगाइए फिर। बोलिए भारत माता की। हाँ, अभी हम और सर यही वार्ता कर रहे थे। मैंने कहा आज दिन ही नारियों का है, तो आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी कोठारी जी, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने बैठी मेरी सभी बहनें, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं देख रहा हूं कि कुछ मेरी बहनें बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के बैठी है। ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे में आपका सर खाऊंगा और खाकर ही जाऊंगा। हाँ, तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाए। मैं अक्सर कहता हूँ, आप कितनी भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लें, कितनी भी बढ़िया ड्रेस लगा लें, पर अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, तो आपका चेहरा फूटे हुए तबेले का जैसा लगता है। हाँ, तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। आप देखोगे डंकी कैन नॉट स्माइल, मंकी कैन नेवर स्माइल। गधे के हंसते हुए देखा? बंदर को? रात को अंधेरे में अकेले घर से आ रहे हो और कोई भैंस बीच में हंसती हुई मिल जाए, हैं? अकेले आ रहे हो और कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो क्या होगा? कोई भैंस खिलखिला रही हो तो क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डरेंगे कि नहीं डरेंगे? तो हंसने का तोहफा जो है वो भगवान ने किसको दिया है? इंसान को दिया है। तो चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तो अभी हम और सर यही बातें कर रहे थे आप सभी के बारे में। सर ने एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही। सर ने कहा कि बेटियों के प्रति मेरा भाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को शिक्षित करूं। तो एक बार सर के इस भाव के लिए ताली बजनी चाहिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट भी बेटियां ही हैं। तो कुछ बातें आपके विषय पर ही हम करते हैं। आज आपके सामने दो चीजें हैं। आपके स्कूल का क्या नाम है? इस विद्यालय का न्यू लुक। इसका क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म? नया रूप। नया रूप। अच्छा, ये नया रूप हम किसको दे रहे हैं? बॉडी को या इसके अंदर में जो कुछ ड्राइवर बैठा उसको? ये नया लुक किसको देना है? आज आपके सामने दो चीजें हैं, लुक्स एंड बुक्स। क्या है? आपकी ज्यादा एनर्जी किस पे खर्च हो रही है? सच्ची बताना। मतलब हंसने का मतलब थोड़ी मिलावट है इसमें, है ना? लुक्स और बुक्स। पर मैं देखता हूं आजकल हमारी बेटियां बुक्स पर नहीं, ज्यादा लुक्स पर ध्यान दे रही है। कपड़ों के इतने डिजाइन, इतने प्रकार के कपड़े कि एक ड्रेस अगर एक शादी में पहन ली तो दूसरी में रिजेक्ट है कि नहीं? हेयर स्टाइल इतनी प्रकार की कि हमारा आधा सा समय तो इस केस खींचने में चले जा रहा है। एक अभी मुझे बच्ची मिली हरियाणा में, मैं कहीं गया तो उसने बिल्कुल छोटे छोटे बाल करवा रखे थे। मैंने उससे पूछा, बेटा तू लड़की है, इतने बॉयज की तरह छोटे छोटे? बोले सर लड़का और लड़की का कोई बात नहीं है, मेरी जो स्वप्न जो मैंने देखा है, जो मैंने गोल निर्धारित किया है, मैंने देखा कि मेरे बाल उसमें बाधा कर रहे हैं। जो सपना मैंने देखा है, जो गोल मैंने देखा है, उसके अचीवमेंट में, उसके अचीव में ये बाल जो हैं वो बाधक हैं, तो मैंने इनको हटा दिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? छोटी सी बात है पर उसने बहुत बड़ी बात कह दी। यानी कि आपकी सफलता में, आपकी उड़ान में जो बाधा है अभी वर्तमान में, तो बच्चे व्यसन में और फैशन में,
लड़कों को व्यसन ले डूबा और लड़कियों को, बोलो ना, जोर से बोलो, थोड़ा ताकत लगे, लड़कियों को क्या ले डूबा? फैशन। झूठ तो नहीं कह रहा मैं, न्यू लुक की गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका चेहरा देख करके मुझे लग रहा है। तो आज कुछ इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ, थोड़ी सी जागरूकता के साथ, थोड़ी सी गंभीरता के साथ। आपने सबने अपने जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं किया है? बोलो ना, यस या नो। आप कुछ बनना चाहते हैं क्या? अभी एक लड़के से मैंने पूछा सीकर में, बेटा तू क्या बनना चाहता है? तो उस लड़के ने मुझे कहा कि सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। वरुण नाम था उसका। मैंने कहा पैसे वाला? बोले हाँ। मैंने कहा कितना? बोले सर मेरे पास 20 मोबाइल हो, 10 गाड़ी हो और 20 ही बड़े बड़े घर हो, इतना पैसे वाला। तो कुछ लड़कियां भी बैठी थी, मैंने लड़कियों से भी पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो एक लड़की ने कहा सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तो हमने अपने जीवन में कोई गोल डिसाइड किया है कि नहीं किया है? कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? सनातन धर्म के अनुसार जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेशन 4। तो कितना होगा? 100 में 4 का भाग दो ना फटाफट, हैं? 25। तो हमारा जीवन के 4 पड़ाव हैं, 25, 25, 25। अभी आप जीवन के पहले पड़ाव में हैं, यानी कि पहले जीवन के 25 वर्ष। ये जीवन के 25 वर्ष जो हैं वो है इन्वेस्ट के, आप इसमें खर्च करते हो और इसका जो वापस रिप्लाई होता है वो अगले आपको 75 वर्षों तक मिलता है। अभी का जो 25 वर्ष आप जो खर्च कर रहे हो, तो वो खर्च करने का तरीका आपको आया कि नहीं आया? जो आपका धन जो खर्च कर रहे हो उसको भी अगर आप 100 रुपए जेब में होते हैं जो दोबारा कमाए जा सकते हैं, उसको भी आप खर्च करते हो तो सोचते नहीं हो क्या? बोलो ना। आपके पास आपकी मम्मी ने अगर 5,000 रुपये पॉकेट मनी दी है तो उसको भी आप सोचकर खर्च करते हो कि मुझे यहाँ इतना खर्च करना, यहाँ इतना खर्च करना, यहाँ इतना खर्च करना। बोलो करते हो कि नहीं करते? जो दोबारा से मिल भी सकते हैं, दोबारा से कमाया भी जा सकता है, आ भी सकता है। तो उन 5,000 रुपये की इतनी वैल्यू है कि उनको जहां पर भी हम खर्च करते हैं तो सोचते हैं जो दोबारा आ सकता है। समय दोबारा आता है, जो ये क्षण है दोबारा आएगा। तो इन समय की वैल्यू आपको है कि नहीं है? ये 25 वर्ष ग्रहण करने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ लेने का। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब युवा हैं? यस या नो? युवा हैं? युवा किसे कहते हैं? इसका आंसर, युवा किसे कहते हैं? कोई बताएगा? अच्छा, बच्चा किसे कहते हैं? बोलो ना। है जो छोटा होता है, कितना छोटा? इतना, इतना। बच्चा किसे कहते हैं? अब इतना दिमाग पर जोर क्यों दे रहे हो? मैंने पूछा बच्चा किसे कहते हैं, तो आंसर है सर बच्चे को बच्चा कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं गधा किसे कहते हैं? तो बच्चा किसे कहते हैं? बच्चे को बच्चा कहते हैं। तो युवा किसे कहते हैं? हाँ, युवा किसे कहते हैं? बोले युवा को युवा कहते हैं। युवा का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा, वो ऊर्जा जो कुछ नया निर्माण करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता हो, कुछ नया बना सकते, क्रिएटर। युवा कौन है?
क्रिएटर है, वो कुछ नया बना सकता है, कुछ नया ला सकता है, जिसके अंदर इतनी क्षमता और इतनी ऊर्जा है। आपके पास में आज जो ताकत और जो पावर्स हैं, जो समय है, कल वो नहीं रहने वाला है। बहुत जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा। इन 25 साल की रिस्पेक्ट कदर आपने नहीं की, आगे का समय बड़ा तकलीफदायी हो सकता है। ये 25 वर्ष का, और लड़कियों के लिए तो विशेष। लड़कियां थोड़ी सी मैच्योर होती है, थोड़ी सी पीछे तक तो हमारे यहाँ पर लड़कियों की शादी की उम्र क्या थी पता है ना आपको? गवर्नमेंट कितनी? 18 साल। और मुझे यहाँ पर जितनी मेरी बहनें दिख रही हैं लगभग 18 साल के करीबन या कुछ ऊपर भी होगी। तो और आजकल कितनी हो गई? लड़कों की उम्र कितनी थी शादी की? 21। 18 और ये भेद क्यों था? बहुत सुंदर आंसर। लड़कियां लड़कों से 3 साल एडवांस मैच्योर हो जाती, इतनी जिम्मेदारी उनके अंदर में होती, इतनी मैच्योरिटी, इतनी गंभीरता उनके अंदर में होती। आज सिमिलर हो गया, आज दोनों का 21-21 हो गया। और लड़कियां जब थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती है तो माँ बाप को बड़ी जल्दी लग जाती। किस बात की? शादी की। आपके घर में भी होती है क्या ऐसी चर्चा? है, कईयों के होती होगी। बड़ा दर्द होता है लड़कियों के। एक वो मैं जोक सुनाया करता हूँ, एक मौसी और एक भांजी। भांजी समझते हैं ना? मौसी और भांजी में बड़ी तगड़ी फ्रेंडशिप थी। तो भांजी हो गई 25 वर्ष की, वो आईआईटी की स्टूडेंट, और मौसी हो गई 70 साल की। अब उसकी आईआईटी कंप्लीट नहीं हुई। अब घर में कोई भी शादी हो तो वो मौसी रोज ताना देती, बेटा खूब पढ़ाई हो गई, अब घर में कोई भी शादी हो, सुन अगला 13 नंबर है। भांजी ने कहा, मुझे मौसी आईआईटी करना, मुझे आईआईएम भी करना है, सुन अगला 13 नंबर है। घर में कोई भी शादी हो, मौसी फिर भांजी से कहे, सुन अगला 13 नंबर है। भांजी बड़ी परेशान। एक दिन उसी घर में किसी की डेथ हो गई। समझ में आई बात? एक दिन उसी घर में कोई मर गया तो भांजी को भी मौसी सुन अगला 13 नंबर है। तो हमारा नंबर आए उससे पहले हम इतनी सक्सेस प्राप्त कर लें कि हम किसी के अधीन न रहे। आज हम कहते तो हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे यहां पर स्लोगन तो है, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है, पर क्या ये रियलिटी है? हमारे यहां पर कहा तो जाता है कि नारी का सम्मान करो, पर आज भी आप अखबार पढ़ोगे, टेलीविजनों पर देखोगे और गांवों में देहात में जाओगे तो आज भी बेटियों के साथ, स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। आज भी आप अखबार पढ़ोगे तो हजारों बहन बेटियां दहेज की आग में जल करके राख हो जाती है। शायद आपने इस दर्द को कभी महसूस नहीं किया, पर गांवों में देहात में आप जाओगे ना तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। आप कभी हमारे जो हिंदू धर्म के जो मंदिर है ना वो पूरे वैज्ञानिक हैं। आप कभी शिवालय में गए हो? शिव मंदिर में कौन कौन गया है? शिव मंदिर में गए हैं तो आपने देखा होगा भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है वो नीचे होता है और माता पार्वती कहाँ बैठी होती है? बोलो ना, ऊपर बैठी होती है ना। यानी कि वो हमारा शिवालय हमें ये शिक्षा देता है कि हमारे समाज में नारी का स्थान कहाँ है? ऊंचा है। यानी कि स्वयं विधाता भी स्त्री को कहाँ बिठाते हैं? ऊपर बिठाते हैं। ये स्त्री की वैल्यू है हमारे समाज में, और ये वैल्यू आपको अपनी बनानी पड़ेगी, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। जितनी बेटियां यहां पर बैठी, मैं आपसे कहूंगा आपको केवल पापा की परी नहीं बनना है, आपको झांसी की रानी बनना है, आपको पराक्रमी बनना है, आपको शिक्षित बनना है। आप हमारे यहाँ समाज में कुछ चीजें आपने देखी होगी। हम कहते तो हैं कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, पर घर में भेद होता है ना? होता है कि नहीं होता? लड़के मोबाइल भी है, 3 जगह से फटी हुई पैंट भी है, और मोटरसाइकिल लेकर के रात को
12-12 बजे तक घूमते रहते हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टियां कर रहे हैं। पर लड़कियों को इतनी आज़ादी, न तो पहनने की आज़ादी है, न बाहर जाने की आज़ादी है, न हर किसी से बोलने की आज़ादी है। अगर लड़का किसी से बोल रहा है तो कोई नहीं पूछेगा कि उसके साथ में क्यों बैठा था, पर लड़की अगर किसी अनजान के साथ में बैठी है तो सारे लोग क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में क्यों बैठी थी। होता है ये, बहुत पाबंदियां हैं। बोलो ना यस या नो। पाबंदियां हैं ना घर में, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, इससे नहीं बोलना, ये नहीं पहनना। होता है आप लोगों के साथ? आप इरिटेट होते हो उससे? बुरा लगता है आपको कि लड़कों को तो इतनी आज़ादी और हमको इतना बंधन? बोलो किस किस को बुरा लगता है, ईमानदारी से बताना। वाह, थैंक यू सबको। अब मुझे ये बताएगा भी कौन क्यों बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? तुम बताओ बेटा, आप बताओ। 3rd नंबर जी। इक्वली नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन आप जान सकते हैं? ऐसा क्यों है भाई? इक्वली क्यों नहीं है, इसका रीजन कोई दे सकता है मुझे? क्यों इतना भेद क्यों कर रहे हैं माता पिता, टीचर्स, जो भी अपने जो भी गार्जियंस हैं, वो इतना भेद क्यों करते हैं? कौन बोल जी? जनरेशन आगे बढ़ रही है, समय के साथ में लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत, क्या नाम बेटा आपका? युक्ता। युक्ता ने बड़ी सुंदर युक्ति लगाई है, देखो। बैठो बेटा, बहुत सुंदर जवाब, थैंक यू। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। डायमंड, हीरा मूल्यवान होता है, कहां रखा जाता है? बोलो ना। तिजोरी में और सुरक्षा में, देखभाल में, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। आपने कभी लोहे का गाटर देखा है? एंगल, लोहे की एंगल। आप कभी लोहे की दुकान के आगे से जाओगे तो वो लोहे का गाटर, वो एंगल कहाँ पड़ा रहता है? सड़क पर, बाहर पर। उसको कोई छूता है? कोई देखता है? कोई नहीं देखता ना। और डायमंड तिजोरी में, बंद में, सुरक्षा में, कोई जल्दी से उसको छू भी नहीं सकता, देखने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत, बोलो ना जोर से, उसकी कीमत ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारी बेटियां क्या है? डायमंड है। और लड़के क्या है? गाटर। गटर नहीं, गाटर, गाटर लोहे का, लोहे की एंगल। लड़के क्या है? लड़के क्या है? लोहे का घाटर है। वो आंधी तूफान सब में वहीं पड़े रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरी बेटियां, मेरी बहनें बहुत अनमोल हैं, डायमंड की तरह है, उनकी वैल्यूज बहुत है। अगर आपने कभी वेदों का अध्ययन किया है, अगर आपने कभी शास्त्रों को पढ़ा है, तो आप उसमें देखेंगे सहन शक्ति में और शक्ति में, दोनों में पुरुषों से ज्यादा 8 गुना ताकत स्त्रियों में होती है। ये वेदों का सूत्र बता रहा हूं। सहन शक्ति भी बेटियों में ज्यादा होती है, पुरुषार्थ काम करने की शक्ति भी बेटियों में ज्यादा होती है, और समझ भी बेटियों में ज्यादा होती है। इसलिए आप कभी भी इस बात को इस तरीके से न लें कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों है, हम अच्छे से पहन नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते। अरे भैया, आप कीमती हो, डायमंड हो। आपके माता पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। जो चीज महंगी होगी उसके प्रति हमारा लगाव होगा कि नहीं होगा? उसके प्रति हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा कि भैया ये गुम जाए तो गुम जाए, ये मोबाइल नहीं गुम होना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। और जो कीमत होगी उसको सुरक्षा में रखा जाएगा। तो आप इस बात को इस तरीके से ना लेके हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा रहा, अपितु आपका सम्मान किया जा रहा है, आपकी सुरक्षा की जा रही है। इसलिए अपने आप को
इस तरीके से कभी न देखें और मेहनत करें। अभी हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कौन है? कहां से आई है? किस क्षेत्र से, किस जनजाति से, किस धरातल से, किस स्टेटस से आई है वो? एकदम नॉर्मल परिवार से, देहात से, झुग्गी झोंपड़ियों से निकलकर। आजकल हमारी बेटियां स्टेटस लगाने में बड़ी होशियार है, हर दिन नया स्टेटस। आज हम वहां गए, कोई तो वो पिज्जा खाकर भी लगाती है कि देखो हमने आज ये खाया। अरे हद हो गई, ये स्टेटस थोड़ी है। इसको स्टेटस कहते हो क्या? स्टेटस द्रौपदी मुर्मू ने बनाया अपना। वो एक झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेने वाली, आज वो भारत की सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर बैठी है। उसको कहते हैं स्टेटस। स्टेटस वो नहीं होता जो आप लगा रहे हो, स्टेटस वो होता है जो आपने बनाया है और आपका स्टेटस कोई और लगा रहा है। तो स्टेटस वो नहीं है जो आप लगाते हैं, स्टेटस आपने अपना क्या बनाया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? सबसे अच्छी बात आपके जीवन में क्या हो सकती है? आपको किसी ने पानी पिलाया तो उस पानी का असर आपकी बॉडी में 2-4 घंटे रहता है। किसी ने भोजन कराया तो उसका असर आपकी बॉडी में 8-10 घंटे रहता है। पर किसी ने आपको कोई अच्छा विचार दे दिया तो उसका असर आपके जीवन में जीवन भर रहता है। तो मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि ये जो 25 वर्ष का जो समय है ना आपके पास, इसमें आप लुक्स पर ज़्यादा ध्यान न दें। ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? बुक्स पर। हमारे बीकानेर में एक बार एक कलेक्टर आई थी, सर उसका नाम था आरती डोगरे। नाम सुना आपने किसी ने? आरती डोगरे का नाम सुना? आपने ऐसा, मैं उसकी पहचान बताता हूं, शायद आप जान जाएंगे। उनकी हाइट जो है वो 3 फीट की है। सुना पढ़ा कभी उनके बारे में? हाइट कितनी है? 3 फीट की है। जिला कलेक्टर है वो। लुक्स भी उनका कोई खास नहीं है, छोटे छोटे बाल रखती है, इतना सा मुंह है, इतनी सी हाइट है, कोई लुक्स नहीं है उनके पास में, कोई लुक है ही नहीं। पर उनका ओहदा, उनकी काबिलियत इतनी बड़ी है कि जहां पर वो आकर के खड़ी हो जाए, वो अमिताभ की फिल्म का एक डायलॉग है ना, हाँ, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो उस औरत ने इतनी काबिलियत प्राप्त की कि वो जहां खड़ी होती, वो पूरे जिले की मालिक है। उन्होंने एक सिग्नेचर कर दिया कि मार्केट बंद तो मार्केट बंद, स्कूल्स बंद तो बंद, ये खुला तो वो खुला। यानी कि उनके एक सिग्नेचर में इतनी पावर्स है। क्यों आई वो पावर्स? क्योंकि उन्होंने अपने 25 वर्ष ईमानदारी से अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को दिया। उन्होंने लुक्स पे ध्यान। आज जो मेरी बेटियां ज्यादा लुक्स पर, कपड़ों पर और फैशन पर ध्यान दे रही है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं सावधान हो जाना। अगले जो 75 वर्ष है ना, उसमें लुक्स बिगड़ जाएगा फिर। हाँ, इसलिए अभी गंभीरता के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ, ये जो आपका 25 वर्ष का जो समय है, इस समय के ऊपर आपको पूरा पूरा फोकस करना है। मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन आपसे, ईमानदारी से बताइए, यहां से स्कूल कॉलेज से जाने के बाद में घर पर 4 घंटे की स्टडी कौन करता है? 4 घंटे कौन पढ़ता है? एक बहन ने हाथ ऊपर किए। 4 घंटे। 2 ने हाथ ऊपर। अच्छा, 3 घंटे कौन पढ़ता है? एक हाथ और ऊपर हुआ है। 2 3 4। अच्छा, 2 घंटे की स्टडी घर पर कौन करता है? हाँ, 2 घंटे वालों की तादाद ज्यादा है। यहां पर स्कूल में कितनी घंटे पढ़ाई होती है? 5 घंटे। 2 घंटे घर पर, कुल मिलाकर के कितने हुए? 7 घंटे। और 7 घंटे आप नाइट के सोने के आराम के निकालो, 14 घंटे। और 3-4 घंटे आप जो भी फैशन, मेकअप, नाटक, मोबाइल जो भी करते हो, 4 घंटे उसके और निकाल लो। 14 और 4 18 घंटे। फिर भी आपके पास में कितने घंटे और हैं? 6 घंटे और हैं। आपने
कभी ये बैठ करके गणित निकाली कि एक दिन में 24 घंटे का समय होता है और उन समय का मेरा उपयोग क्या हो रहा है? मेरा उपयोग क्या हो रहा है? अभी मैं यहां पर आया तो मुझे 9 बजे का समय दिया गया और मेरा यहां पर प्रवचन शुरू हुआ 9:40 पर। तो मुझे उन 40 मिनट का अफसोस है कि उन 40 मिनट में मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं केवल बैठा रह गया। यानी कि अगर आप समय की वैल्यू करते हैं एक एक मिनट की, तो समय आपकी वैल्यू करेगा, वरना समय आपको बिगाड़ देगा। तो आप कभी बैठ करके ये मैनेजमेंट करिए, आप कभी ये गणित निकालिए कि एक 24 घंटे, एक वीक और एक महीना और 365 दिन, आप 2022 का जो समय अभी तक निकला है, केवल आज घर जाकर के उसकी गणित निकाल लेना कि इन 6 महीनों में मैंने अपने समय को कहां यूज किया। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय आपका कैसे होने वाला है। और जो मेरी बहनें यहां पर बैठी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सफलता कोई प्रसाद नहीं है कि मंदिर में जाओगे और मिल जाएगी। हमने 1 मिनट में हाथ कर दिया कि हम सब सफल होना चाहते, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ भी जो आपने सोचा है, वो मंदिर का प्रसाद नहीं है कि आपको जाओगे और आपको मिल जाएगा। आपको पता है भारत में अभी वर्तमान में कितनी नौकरियां हैं, चाहे वो IPS हो या IAS हो या इंजीनियरिंग की हो या डॉक्टर्स की हो, कितनी नौकरियां हैं अभी पूरे भारत में? अभी 2 करोड़ के लगभग। कितनी? 2 करोड़ के लगभग। और नौकरी पाने वालों की तादाद कितनी है जो लाइन में खड़े हैं लेने के लिए? लगभग 90 करोड़ के लगभग। कितनी? 90 करोड़। अब 2 करोड़ वैकेंसीज हैं और लेने वाले कितने हैं? 90 करोड़ हैं। आप कल्पना कर सकते हो आप किस दौड़ में हैं। अगर आज आप 4 घंटे का परिश्रम, मेहनत नहीं करते हो, तो मेरी बात को आप लिख लेना, आगे जाकर के 16 घंटे का वर्क आपको करना है। कितने घंटे का? 16 घंटे। अब 16 घंटे का ठीक है कि 4 घंटे का ठीक है? 4 घंटे का ठीक है ना। अभी आपने अगर अपना पूरा समय दिया, ये समय है अचीव करने का, कुछ लेने का, कुछ प्राप्त करने का। समय की कदर करो, 4 घंटे की मेहनत करो। और वो मेहनत कैसे करनी है? इंटरेस्ट के साथ में करनी है। किसके साथ में करनी है? अब एक बात ईमानदारी से और बता दो, पढ़ाई में इंटरेस्ट है? सच्ची में है? मुझे कभी पढ़ते समय मोबाइल याद आता है? सच्ची सच्ची बोलना, ये ईमानदारी का गुण तो होना ही चाहिए हमारे। आता है? अच्छा, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? मैं मोबाइल का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मैं तो कहता हूं बढ़िया ब्रांडेड मोबाइल रखो अपने पास में, बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं। आप ये मत समझना कि मैं मोबाइल पर लेक्चर देने आया हूं, हम कुछ बातें कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? मतलब मोटा मोटी सभी के पास में है। तो कभी ऐसा हुआ कि इधर बुक्स पढ़ी और पास में मोबाइल भी पड़ा है? बोलो ना, अक्सर यही होता है ना। कभी ये भी हुआ है कि एक पन्ना कुछ पढ़ा हो, अब फिर थोड़ा सा देख लूं कि इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट है क्या? बोलो, होता है ना। थोड़ा सा देखूं व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज है क्या? नहीं होता ऐसा? कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज क्या आते हैं पता है हमारे व्हाट्सएप पर? क्या ज्यादा से ज्यादा कोई हाथ जोड़े हुए, कोई गुलाब का फूल, या वो कटा हुआ फटा हुआ दिल, क्या क्या मैसेज आते हैं? मोदी जी का थोड़ी आएगा कि आइए आपको राजस्थान गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है। तो रोज सुबह शाम दोपहर हम ये अपडेट मोबाइल पर देखते हैं इंस्टाग्राम। अच्छा, एक बार वो इंस्टाग्राम खुला सो खुला, फिर आधा 1 घंटा यूं निकल जाता है। ये भी होता है? होता है ना। कई बेटियां मेरी बड़ी ईमानदार है, होता है ना। फिर क्या होता है बताऊं? तीसरी बार ये होता है कि चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर आपको पढ़ते समय टेलीविजन, फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर याद आता है, इसका मतलब पढ़ते समय की बात कर रहा हूं, उस मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपने अपनी मम्मी को कभी घर में धारावाहिक देखते हुए देखा है? टेलीविजन, बोलो ना। इसको हिलाओ थोड़ा, ये अकड़ जाएगी वरना।
हाँ इसको थोड़ा हिलाओ, यहाँ। तो मम्मी ने आपको कभी धारावाहिक देखती, मम्मी को आप देखेंगे, मम्मी उस धारावाहिक में इतनी डूब जाती है कि जो उसमें वो एक्टर होती है वो रोती है तो मम्मी के भी आंसू बहते हैं, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। और उस समय अगर पापा बीच में आ जाए, रिमोट दे मारेगी, कहां बीच में आ गए। इतनी मम्मी उसमें डूब जाती है। क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो तो उसमें कोई भी चीज बीच में आए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सफलता का पहला सूत्र है कि जो आप काम कर रहे हो, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है क्या? अगर वो नहीं है तो फिर सफलता कठिन हो जाएगी। मिल भी जाए भगवत कृपा से, मैं नहीं जानता, पर बहुत कठिनाइयां उसमें आ जाएगी। और दूसरी चीज, कई बार मैं ये देखता हूं बेटियों में कंपलसरी ये होता है कि वो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा कॉपी करती है। अपने परिवार में जो रिलेटिव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो कॉपी कर लेती है। वो बुआ की लड़की डॉक्टर बन रही है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर बन रही है तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। ऐसा भी होता है आपके साथ में? कभी कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ किसी के साथ में? तो आपने जो चुनाव किया है वो किसी को देख करके नहीं किया, किसी को देख करके नहीं किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी झूठी बात है। आदमी, व्यक्ति, किसी ना किसी का तो आपने चुनाव किया होगा कि मुझे इसके जैसा बनना है या मुझे ये करना है। ज्ञानवान देख, यानी कि किसी ना किसी को तो आपने देखा है, फॉलो किया है कि यार मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। कभी ना कभी तो आपने जीवन में ये सोचा ही होगा। पर क्या उसके अंदर में जो टैलेंट और काबिलियत है, कंपैरिजन किया कि क्या वो हमारे अंदर में है? मैं एक कहानी अक्सर सुनाता हूं। एक गांव में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। और इन चारों में कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? क्लियर है ना? बंदर ही जीतेगा, हाथी नहीं जीत पाएगा। अब इसी प्रतिस्पर्धा को थोड़ा सा परिवर्तन कर दो कि पानी में तैरना है, मछली जीतेगी। अब दौड़ लगानी है, हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो गया। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए, डिप्रेस हो जाना चाहिए, अवसाद में आ जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो हाथी कर सकता है वो बंदर कभी नहीं कर सकता। आप जितनी बेटियां यहां पर बैठी है, मेरे कहने से कभी आप एकांत में बैठ करके थोड़ी देर सोच लीजिएगा कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो मैं कर सकती हूं, वैसा कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने अपने अंदर में वो खूबी, वो बात ढूंढ ली, मैं आपको गारंटी लिख करके देता हूं, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और उसी दिन आपका इंटरेस्ट भी जग जाएगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसी चीज में अपने एनर्जी को खर्च कीजिए, उसी चीज में अपनी ऊर्जा को लगाइए। और इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने पर आपको वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अब ये वास्तविक ज्ञान क्या होता है? आप कहोगे कि हम तो यहां पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। हमारे पास में, मैं अपनी समय काफी हो गया है, मैं अपनी लास्ट बात पूरी करता हूं। हमारे पास में 3 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला ज्ञान, इस बात को पूर्ण गंभीरता से सुनेंगे। सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या कहेंगे? इंद्रिय जनित ज्ञान, जो हमको आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित ज्ञान। जैसे हमने आंख से देखा कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, किसने दिखाया? आंख ने दिखाया कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। पर क्या ये रियलिटी है? ऐसा ही होता है?
सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है। अब दूसरा ज्ञान आता है बुद्धि जनित ज्ञान। आंखों ने तो सूर्य को अस्त होते हुए भी देखा और उदय होते हुए भी देखा। ये कौन दिखाया? आंख ने। पर बुद्धि क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये किसका ज्ञान है? ये बुद्धि का ज्ञान है। आंखों का ज्ञान अलग है इंद्रियों का, और बुद्धि का ज्ञान अलग है। एक पानी के ग्लास में एक चम्मच आप डालेंगे, आधा हिस्सा पानी में और आधा हिस्सा बाहर, आंखों से क्या दिखेगा? पानी के अंदर में जो चम्मच है वो टेढ़ा दिखेगा। बुद्धि क्या कहती है? चम्मच टेढ़ा है। बुद्धि कहती है चम्मच टेढ़ा नहीं है। आंखों से दिखाई दे रहा है कि चम्मच टेढ़ा है, पर बुद्धि कहती है चम्मच टेढ़ा नहीं है। ये बुद्धि जनित ज्ञान है जो आप हाई फाई डिग्रियां लेकर के, एजुकेशन लेकर के आपको प्राप्त होता है। साइंटिफिकली हर एक चीज का रीजन हमको मालूम होता है। ये कौन सा ज्ञान है? बुद्धि जनित ज्ञान है। एक तीसरा ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? जिसकी कमी आज युवाओं में बहुत ज्यादा है। आपके पास में बेसिक नॉलेज तो है, टेक्निकल सारी बातें आपके पास में हैं, सारी चीजें आप जानते हो, बुद्धि जनित ज्ञान बहुत आज के युवाओं के पास में, पर आत्मज्ञान, आत्मबोध, अपने कर्तव्य का बोध, अपनी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता है। हमारी वैल्यू इतनी नहीं है कि हम थोड़ा पढ़ लिख जाएं, डिग्रियां ले लें, बड़ी सी नौकरी मिल जाए, बड़ा सा फ्लैट हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए। ये आपकी वैल्यूज नहीं है। इसके लिए आपको आवश्यकता है आत्मज्ञान की। और वो आत्मज्ञान आपको कहां से प्राप्त होता है, उसका स्रोत क्या है, वो आपको कहां से मिलता है, जिसमें आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू को समझते हैं। मैं आपसे एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करता हूं जिसका आप सब लोग फटाफट जवाब देंगे। इससे आपकी मेमोरी का भी अंदाजा मुझे लग जाएगा कि इतनी पावर है आपकी मेमोरी में। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पूछूं? रेडी? मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 7 जीरो कौन कौन बोला? फटाफट हाथ ऊपर कर दो। राइट आंसर। 6 वाले हाथ ऊपर करें। सर आपकी पढ़ाई बहुत ठीक हो रही है। आपने राइट आंसर दिया और इतनी गंभीरता के साथ और इतने आत्मविश्वास के साथ में दिया, वरना मैंने ये क्वेश्चन बहुत जगह IIT IIM के IPS लेवल के लोगों से भी किया है, पर थोड़ा सा हिचकिचाहट मन में वो सोचने पर कई तो इकाई ढाई सैकड़ा से गिनने भी लगते हैं, है ना। तो एक 10 लाख के चेक में कितना जीरो लगा? 6 जीरो। अब उस चेक में से एक जीरो हटा दो, चेक की वैल्यू रहेगी? है? तो कईयों ने यूं क्यों किया? चेक नहीं, वो नहीं, वैल्यू तो है ना चेक की। कितनी वैल्यू है? 1 लाख की। एक जीरो और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है ना? कितनी? 1 की वैल्यू है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में वो 1 क्या है? आपकी वैल्यू है। यानी कि आपने नर्सरी से लेकर के MBA BA CA जो भी किया, आपने खूब डिग्रियां ले ली, यानी चेक में जितने जीरो बढ़ाते जाओ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो डिग्रियों से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर उस वैल्यू का आधार क्या है? आधार क्या है? जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, चेक की वैल्यू है। हमारे जीवन में डिग्रियां उन जीरो की तरह है, पर हमारी जो वैल्यू जिस 1 से है, वो आधार, वो 1 क्या है? किसी के पास इसका जवाब है?
सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं कितनी टांगे हैं इसकी? इसकी एक टांग में निकालूं तो कुर्सी गिर जाएगी, सर भी। आपको अच्छा लगेगा? तो आप भी अपने लाइफ में कहीं गिरोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी अपने लाइफ में कहीं गिरे ना, कभी आप फेलियर ना हो। हमारी ये जो 4 टांगे हैं ना, सबसे पहली टांग है बुद्धि बल। क्या है? आपने हजारों किताबें पढ़ी और आगे भी पढ़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा? वो दुनिया का सारा नॉलेज आपके पास में हो जाएगा, कोई आपके सामने टिक नहीं सके, इतना नॉलेज। ये क्या है? बुद्धि बल। लोग कह रहे इसको बहुत बुद्धिमान आदमी, इसको बहुत नॉलेज है। आप अभी युवा हो, खूब व्यायाम करो, खूब अच्छा खाओ, तो आपके पास में क्या आएगा? बाहुबल। आप बड़ी सर्विस करेंगे, बड़ा कोई उद्योग व्यापार करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा? धन। तो धन बल पहला क्या है? जरूरी है कि नहीं? दूसरा क्या है? बाहुबल। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो धन भी अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहली जरूरत है शरीर। तो बुद्धि बल, बाहुबल और तीसरा ये भी जरूरी है कि नहीं? आज के समय में तो बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। पुरुषार्थ करो, खूब पैसा कमाओ और खूब अच्छे अच्छे कामों में लगाओ। और चौथी चीज, जो ये चौथी टांग है, ये क्या है? हैं? हैं? आत्मबल कौन बोला बेटा? हाँ, चौथी चीज क्या है? आत्मबल। इसको धर्म बल भी, धर्म से भी आत्मबल बढ़ता है। तो चौथी चीज क्या है? आत्मबल है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अखबारों में टेलीविजनों में देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं। उनके पास में फेम था, पैसा था, यश कीर्ति प्रतिष्ठा सब था, फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? क्यों मर गए? अभी एक डॉक्टर यहीं के अपने राजस्थान के, नाम मैं नहीं लूंगा, वे थोड़े दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सीनियर डॉक्टर थी, पर उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने हजारों ऑपरेशन किए, सर एक ऑपरेशन फेल हो गया और लोगों ने मानसिक टॉर्चर उनको दिया और वो उसको सहन नहीं कर पाई और वो सुसाइड कर लिया उन्होंने। इतनी सीनियर डॉक्टर, धन था, पैसा, प्रतिष्ठा, नाम सब था उनके पास में, एजुकेशन, हाई एजुकेशन थी उनके पास, फिर भी वो क्यों मर गई? क्योंकि उनके पास में नहीं था आत्मबल। और आत्मबल कहां से प्राप्त होता है? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से, बौद्धिक ज्ञान से आत्मबल नहीं आता है, आत्मज्ञान से ही आत्मबल आ पाता है। और आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? आपके जीवन में वो एक जो है ना, जो आपकी वैल्यू डिसाइड करता है, वो एक क्या है? आपके जीवन में वो एक क्या है? आत्मबल, आत्मज्ञान। और मैं आज आपको सिर्फ इतना बताया हूं। यहां पर कई मेरी बेटियां बहनें मुस्लिम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से या हिंदू धर्म से बैठी हुई है। धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है, धर्म 3 चीजों से बनता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है चाहे हिंदू धर्म है। प्रेम, करुणा से और सत्य से। धर्म के 3 चीजें हैं, क्या क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा। अब इसमें कोई दूसरा धर्म आया क्या? कोई मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म आया क्या? सभी धर्मों का आधार है। क्या मुस्लिम को सत्य नहीं बोलना चाहिए? क्या हिंदू को सत्य नहीं बोलना चाहिए? क्या मुस्लिम के अंदर करुणा दया नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू के अंदर में नहीं होनी चाहिए? सत्य, दया और प्रेम, किसी भी धर्म का आधार ये 3 ही चीजें हैं। और इन 3 चीजों से जो बाहर होता है, मैं उसको धर्मात्मा मानता ही नहीं, वो किसी भी धर्म का नहीं है। तो ये 3 चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए। और आत्मा का सबसे बड़ा स्रोत मैं आपको बता रहा हूं। एक हजारों किताबें आप पढ़ रहे हैं, आज मैं जिस विषय पर मैं आ रहा हूं उसको आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में है? सभी के घर में है। इसको किस किस ने पढ़ा है? 4-5। किसी को श्लोक आते हैं गीता के? संकोच मत करो, आता बेटा, आओ आप आ जाओ।
और किसी मेरी बहन को आता गीता का श्लोक? एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई रिलीजन संबंधित बुक नहीं है। पूरी गीता को आप पढ़ना, किसी धर्म के बारे में नहीं कहा गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी को भी पढ़ना। अभी मैंने एक येलो सिटी चित्तौड़गढ़ में एक येलो सिटी स्कूल में मैंने कार्यक्रम किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ, एक मुस्लिम बच्चे ने मुझे गीता की कंटिन्यूज 50 श्लोक सुना दी। अरमान नाम था उसका, कंटिन्यूज 50 श्लोक। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उससे पूछा, अरमान आपने ये कैसे सीख लिया, किसके इंस्पायर हुए आप, किसने बताया आपको ये? बोले सर अब्दुल कलाम साहब ने। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी और उनको किसी ने पूछा कि आप एक झोपड़ी में जन्म करके राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए, ये श्रेय आप किसको देना चाहते? तो उन्होंने कहा भगवत गीता को। इसने मुझे आत्मबल, आत्मज्ञान दिया। आपका क्या नाम बेटा? सिद्धि पंड्या। सिद्धि पंड्या। पांड्या। तो सिद्धि, आपको गीता के श्लोक आते हैं? हेलो, गीता का श्लोक आता है बेटा? हाँ। सुनाइए ना, सब बहनों को सुनाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मो ते संगस्त कर्मणि। इसका मीनिंग जैसा भी आता है, टूटा फूटा। सर एक दूसरा आता है, उसका बता सकते हाँ हैं? बताओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब तब कृष्ण जन्म लेंगे धरती पर और उस पाप का सर्वनाश करेंगे और साधुओं की, विद्वानों की, उनकी रक्षा करेंगे इस पाप से। सिद्धि के लिए ताली बजाएं। और किसी बहन को आता है? बैठो बेटा, बहुत सुंदर, अद्भुत। ये इन्होंने 2 श्लोक बोले और ऐसे ऐसे इसमें 700 श्लोक है। एक श्लोगन मैं आपको याद कराता हूं जिसमें आपका इसका इंटरेस्ट बढ़ जाए। श्री कृष्ण ने इसमें लिखा है, संशय आत्मा विनश्यति ही। सभी बोलिए तो, संशय आत्मा विनश्यति। गीता का ही एक श्लोक है। संशय मीन्स क्या होता है? डाउट। यानी कि कृष्ण कहते हैं कि जिसको भी अपनी ऊर्जा, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं को लेकर के डाउट होता है, उसका नाश हो जाता है। मैं ये कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये डाउट, ये संशय जिसके मन में होता है, कृष्ण कहते हैं उसका नाश हो जाता है। यानी कि ऐसी आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, अगर वो कहीं से भी बोलते हैं तो वो भगवत गीता से बोलते हैं। दुनिया के 128 देशों में, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, हर एक भाषा में, इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हर एक भाषा में पढ़ाई जाने वाली वन एंड ओनली बुक है जिसका नाम है भगवत गीता, जिसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बाद में बन जाना, सबसे पहले आप एक ताकतवर, एक पावरफुल, एक अच्छे इंसान बन जाओ। टोटली मैनेजमेंट बुक है श्रीमद् भगवत गीता। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने लाइफ को लेकर के गंभीर हैं, अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और आप वास्तविकता में कुछ बनना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, अपने अंदर में एक आत्मबल और आत्मज्ञान पैदा करना चाहते हैं, तो आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, आपके पास में इतनी बौद्धिक क्षमता है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आपकी काबिलियत के लिए, आपके अच्छे के लिए, कि आप एक बार इस बुक को पढ़ें। मैंने इसको केवल 15 दिन में रीड किया था और मेरे जीवन में से बहुत परिवर्तन आया। ये आपको आत्मबल, आपको आत्मज्ञान, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, हर एक मैनेजमेंट आपके लाइफ का भगवत गीता देती है। पर इसको समझना इतना चैलेंजिंग है, इतनी बोरिंग है ये किताब कि आप एक पत्ता खोलेंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे। आप कहोगे छोड़ यार ये क्या लिखा है, नहीं पढ़ा जा रहा। पर अगर ये समझ में आ गई, अगर आपके बौद्धिक लेवल इतना है और आपको ये समझ में आ गई, तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ भी नहीं होगा। नहाए बिना नहाए, घर में, गाड़ी में, गार्डन में, छत पर, जहां मन करे, जब मन करे, बस इस एक किताब को आप रीड करिए और इसके एक एक वाक्य को समझने का प्रयास करिए। आपका जीवन, आपके सोचने का तरीका, सारा कुछ बदल जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं,
आज ये किताब अगर मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे? कौन कौन लेगा? पक्का? हाँ पक्का लेंगे। कई कई मेरी बहन इतना सा हाथ ऊपर ऊंचा कर रही है। कोई नहीं, एक स्कूल में एक टीचर ने कहा कि बताओ सबसे ज्यादा आलसी कौन है, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। क्या गिफ्ट करूंगा? तो एक ने इतना हाथ किया, एक ने इतना हाथ किया, एक को मेरे जैसा आलसी यूं ही बैठा था। तो टीचर ने कहा कि तुझे साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर चाहिए तो शरीर पर हाथ ऊपर कौन करे, साइकिल तो चाहिए। तो ये जो किताब है ये आपके जीवन को एक अच्छा दर्शन देगी, ये जीवन दर्शन की किताब है। तो आज आप इसको लेंगे और क्या करेंगे? और इसको रखेंगे कहाँ? हैं? वाह, राइट आंसर। कहाँ रखेंगे? बैग में। ये मंदिर में रखने की चीज नहीं है, बैग में रखें। जब भी आपके पास में अनुकूल समय हो, 10 मिनट 15 मिनट रोज रीड करें, रोज इसको पढ़ें, इसको समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि घर ले जा करके दादी से कहो कि लो दादी मैं क्या लेकर के आई हूँ। और ऐसा भी न हो कि कल स्कूल में आओ, टीचर्स पूछे बेटा होमवर्क किया, हम बोले मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। जो समय आप मोबाइल को और अन्य चीजों को देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने अच्छे के लिए, 15-20 मिनट इसको देंगे तो कोई हानि तो होगी नहीं। किताब पढ़ने से हानि होती है क्या? अच्छी किताबें पढ़ने से कोई लॉस होता है क्या? इसको आप रीड करें, पूरी कंप्लीट रीड करें और इसको समझने का प्रयास करें। मेरा 2 महीने के बाद में बांसवाड़ा पुनः आने का कार्यक्रम है। तो जब मैं 2 महीने सर यहाँ आ सकता हूँ, तो मैं 2 महीने के बाद में आपसे मिलने के लिए फिर आऊँगा, आ सकता हूँ? और उस समय आज तो मैंने इसकी केवल इंपॉर्टेंस आपको बताई है। 2 महीने के बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर से मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको कहीं इसमें दुविधा लगे कि ये गलत है या ये सही है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप मेरे से करना, तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो हम 2 महीने के बाद में फिर मिलेंगे, तो चर्चा करेंगे। आप इस पर रीड करेंगे, तैयारी करेंगे पक्का। और 5 मार्च को हमारा फाइनल कार्यक्रम, अभी मैं 33 जिलों की यात्रा पर हूँ, अभी 20 जिले मैंने कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों से मैं मिला हूँ, युवाओं से मिला हूँ। लास्ट कार्यक्रम मेरा 5 मार्च को जयपुर है, तो वहाँ पर भी मैं आमंत्रण देता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ। 5 लाख बच्चे पूरे राजस्थान से वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सर से निवेदन करूँगा कि मेरी सारी बेटियों को भी आप 5 मार्च को जयपुर लेकर के आएँ। जयपुर आएंगे आप? हैं? तो आप 5 मार्च को वहाँ पर गीता की बड़ी भारी प्रतियोगिता होगी और मैं चाहता हूँ कि न्यू लुक स्कूल की बच्चियों का भी नाम वहाँ पर फर्स्ट रैंक में आना चाहिए। इतना नॉलेज गीता का आपको होना चाहिए। तो इसको आप पढ़िएगा। ये ऐसी किताब है जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती है, तो आप सब इसको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः प्रदीप जी का मैं हार्दिक, कोठारी साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो इतनी बेटियों से मुझे मिलने का मौका उन्होंने दिया। मैं सिर्फ, अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे ना कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, तो सबसे ज़्यादा प्यार मैं मेरे भारत के युवाओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से करता हूँ। आप सबको मैं ऊंची शिखर और सफलता में देखूंगा। तो आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षकों के बाद में तीसरी खुशी शायद मुझे होगी कि आज मेरी बेटियाँ, मेरे भारत की बहनें इस लेवल पर है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि परम आदरणीय इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर बांसवाड़ा के प्रबुद्ध समाज सेवी प्रदीप जी कोठारी का आप दुपट्टा उठाकर अभिनंदन करें, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और उनको भी गीता प्रदान करें। अब हमारे भैया जी आगे कुछ बात करें, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। माता की जय, जोर से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संकल्प करें। आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो ये सनातन धर्म की अनमोल कृति हमें प्रदान की गीता के रूप में, जिसको भगवान कृष्ण ने
महाभारत के भीषण युद्ध में जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, वहां पर अपने सखा को, प्रिय मित्र को ये गीता का संदेश प्रदान किया, जिसको उन्होंने अपने जीवन में धारण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने समाज राष्ट्र सेवा करेंगे, माता पिता बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम इसको अपने बैग में रखेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।